Good morning, Tab. Hope you all will be okay. And today we are going to start the next topic of our chapter, and that is refraction of light. तो आज हम refraction of light के बारे में स्टडी करने वाले हैं. इससे पहले हमने reflection of light के बारे में स्टडी किया था कि reflection क्या है. तो reflection क्या था बेटा? Bending of light था after striking a smooth surface in the same medium. मीन्स बेंडिंग तो हो रही थी जब लाइट के रास्ते में, आपको पता है लाइट स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, तो लाइट के पाथ में कोई स्मूथ सरफेस आएगा, वो उससे टकराकर अगर सेम मीडियम में ही बेंड हो जाएगी. यही था ना आपका कि ये आपका वेरी स्मूथ सरफेस है, मिरर आप कह सकते हैं, आ रही है. अगर मिरर नहीं होता तो स्ट्रेट ऐसे चली जाती, लेकिन अभी क्या करेगी, वो यहाँ बेंड हो जाएगी और सेम मीडियम में, जिस मीडियम की तरफ से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी. इसको हमने कहा था रिफ्लेक्शन. तो रिफ्रैक्शन में भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन में भी बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, ठीक है. लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ आपकी लाइट जिस मीडियम से आकर टकराई थी, स्ट्राइक कर रही थी, उसी मीडियम में वापस बेंड हो जाएगी. बट आपके रिफ्रैक्शन में लाइट अनदर मीडियम में चली जाएगी. आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो वो क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन. तो ये देखते हैं हम रिफ्रैक्शन के कि रिफ्रैक्शन क्या है. तो एक्चुअली रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग है लाइट की, कब, ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, जब लाइट ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है. व्हेन लाइट ट्रेवल्स from one medium to another medium, दूसरे किसी मीडियम में जाए, of different optical density, different optical density. अब ये optical density है, क्या है उसे हमें समझना पड़ेगा. optical density, तो पहले रिफ्रैक्शन तो क्लियर हो गया. रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन भी एक टाइप से बेंडिंग ऑफ लाइट ही है. मींस लाइट का पाथ चेंज होगा रिफ्रैक्शन में भी, लेकिन कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. मींस मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ, और वो मीडियम्स हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है. डिफरेंट, ERENT, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी. अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है. अब सिंपली डेंसिटी हमने पढ़ा है. डेंसिटी को आप क्या कहते हैं, रो से डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मींस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है. तो यहाँ हमारी जो डेंसिटी है वो यूनिट एरिया में कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रही है, ऑब्स्टेकल्स डाल रही है लाइट के पाथ में, उसे कहेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिक्स है वो लाइट से रिलेटेड है, तो मीन्स लाइट के पाथ में जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ऑफर करेगा, लाइट उतनी ही स्लो चलेगी, और वो लाइट के लिए क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर कहा जाएगा. आप ये समझ लीजिए. मीन्स यहाँ डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब नहीं है. मीन्स जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है. ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि जो सब्सटेंस मीन्स जो ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में ज़्यादा ऑब्स्टेकल लेके आएगा, तो लाइट उसमें से पास तो हो रही है, बिल्कुल ही पास नहीं होगा तो उसे तो हम क्या कह देंगे, ये कैसा सरफेस है, बिल्कुल ओपेक है, ठीक है ना. आप पढ़ते हैं ना ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, जो भी है. तो ओपेक तो क्या होगा, जैसे ये डस्टर ही है, इसमें से लाइट आपकी बिल्कुल पास नहीं होगी. मीन्स इधर सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ लाइट पास नहीं होगी. इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा हाईली डेंसर है, ठीक है. तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी तो मैक्सिमम है, इनफाइनाइट आप कह सकते हो, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही, ठीक है. एक आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा है, तो इधर कोई भी ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में से आपको क्लियरली दिखेगा. मीन्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी काफ़ी कम है, लाइट है वो ईजिली पास हो पा रही है. तो अब समझ पा रहे होंगे आप ऑप्टिकल डेंसिटी से. यहाँ डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आप देखते हैं कि थोड़े से एरिया में अगर कोई चीज़ काफ़ी हैवी है तो हम कहते हैं दिस इज़ वेरी डेंसर, ज़्यादा डेंसिटी है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मास है, ठीक है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. अभी हम जैसे ग्लास का ही एग्जाम्पल ले रहे थे कि ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास की शीट है ट्रांसपेरेंट, आपको जो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट है वो इजीली दिखाई देगा, लेकिन उस ग्लास की बजाय
आपके पास मान लीजिए ये पेपर का टुकड़ा है ना। अब इस पेपर के टुकड़े में इधर सोर्स ऑफ लाइट है, इधर आप है, या सोर्स ऑफ लाइट के बजाय यहीं से देखिए पेपर के टुकड़े के पीछे कुछ भी है, चाहे मेरा हाथ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, इट मीन्स क्या है कि लाइट इसमें से पास नहीं हो पा रही। तो दिस इज वेरी वेरी डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर है ये। लेकिन अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो ज़्यादा डेंसर कौन होगा, मास करंट वॉल्यूम आपकी ये वुड हो जाएगी इस पेपर की बजाय, ठीक है। तो वो मास करंट वॉल्यूम डेंसिटी है वो यहाँ मैटर नहीं करेगी, यहाँ मैटर कौन सी डेंसिटी करेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी। एंड ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, दैट मटेरियल फ्रॉम विच लाइट easily pass is called optically rare medium। और ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट easily पास ना हो सके, स्लोअर चले, जितनी स्लो चलेगी उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी क्या कही जाएगी, ज़्यादा कही जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि द मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें से आपकी लाइट पास तो हो रही है, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल स्लोअर, लाइट ट्रेवल स्लोअर, स्लो चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर। क्योंकि लाइट स्लो हो गई है इसका मतलब क्या है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसा मटेरियल आपका जिसमें से आपकी लाइट स्लो चल रही है अपनी खुद की स्पीड से, मीन्स जो उसकी पहले स्पीड से उसकी बजाय स्लो हो गई है, उसे हम ऑप्टिकली डेंसर कहेंगे। और ऐसा मीडियम, द मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें से इन विच लाइट ट्रेवल फास्टर, मीन्स पहले जिस मीडियम में थी उसकी बजाय अब लाइट है वो फास्ट चल रही है, ट्रेवल फास्टर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, फास्टर तो वो आपका कहलाएगा ऑप्टिकल, इज नोन एज कह सकते हैं, इज कॉल्ड कह सकते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो हो सकता है हम बार बार ऑप्टिकली वर्ड ना बोले, हम ओनली डेंसर या रेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा ऑप्टिक्स में जहां भी हम डेंसर रेयर पढ़ रहे हैं वो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर से ही उसका मीनिंग है, ठीक है। और डेंसिटी यहाँ जो हम वर्ड यूज करेंगे वो मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा, आपकी ऑप्टिक्स में डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए ही यूज होती है। क्लियर है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस आपका ज़्यादा डेंसर है, कौन सा ज़्यादा रेयर है। तो वैसे तो हमें स्पीड से पता चल गया, ठीक है। तो इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाए, स्पीड से आइडिया हो गया, इसमें से स्लोली पास होगी तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स वो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर है। और अगर फास्टली पास हो रही है कंपैरेटिवली तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है, तो हम उसको ऑप्टिकल रेयर कहेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, उसकी मेजरमेंट हम किस उससे लेंगे, किस वैल्यू से, किस क्वांटिटी से लेंगे। तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, ठीक है, ये हमें क्या बताएगी, इट टेल्स अबाउट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें क्या बताती है, वेदर द गिवन मीडियम इज रेयरर और डेंसर। इस कांस्टेंट वैल्यू है which tells us about optical density of the medium, about optical density of the medium, optical density के बारे में हमें बताती है किसी भी मीडियम की, जिस मीडियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है वैसे ऑप्टिकली रेयरर कौन है सबसे ज़्यादा, वैक्यूम है। वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, ठीक है। और फिर हम अलग अलग सब्सटेंस का पढ़ते हैं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, आपकी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 होता है। तो ऐसे ही और ग्लास में भी फिर काफ़ी वेराइटीज आ जाती हैं, क्राउन ग्लास है या फ्लिंट ग्लास है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। कॉमनली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 ही यूज करते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे आपके जो ऑयल्स हैं, पेंट्स हैं, उनके डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और आपके ग्लास का मैक्सिमम 2.42, सॉरी डायमंड का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2.42 होता है। तो देखें क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शो करते हैं म्यू से। ये सिंबल ग्रीक सिंबल है म्यू, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा काफी चीजों में। तो म्यू है ये MEU, म्यू है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम आप कह सकते हैं। मीन्स आपको ये तो पता है कि रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो ये रेशियो होगा दोनों ही स्पीड्स का। लेकिन अपवर्ड कौन सी होगी? फर्स्ट मीडियम वाली स्पीड, और डाउनवर्ड कौन सी होगी? सेकंड मीडियम वाली स्पीड। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो आप म्यू को क्या कह सकते हैं? V1 by V2। स्पीड इन फर्स्ट मीडियम को हम V1 कहेंगे, स्पीड इन सेकंड मीडियम को हम क्या कहेंगे? V2। अब दोनों ही स्पीड्स हैं, जो भी वैल्यू आएगी, आप मान लीजिए कि फर्स्ट में है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपके सेकंड में है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप जब डिवाइड करेंगे 3/2 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स सेम यूनिट्स हैं तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा 3/2 या उसे 1.5 कहें, आप जो भी कहें, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो सिमिलर एक जैसी क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए ये यूनिटलेस है, ठीक है ना। अब यूनिटलेस होगा तो ये डायमेंशनलेस भी होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसके यूनिट और डायमेंशंस नहीं होते, ये सिर्फ क्या होती है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटीज का रेशियो है। अब जनरली हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, एयर से मीन्स आपकी लाइट है सन से हम तक पहुंच रही है, तो सन से हम तक पहुंच रही है तो क्या है? सबसे पहले वो वैक्यूम से ट्रेवल करके आ रही है, ठीक है। अब वैक्यूम में तो मैक्सिमम है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। एटमॉस्फेयर के बाद मीन्स हम अगर किसी रूम में बैठे, आप बस में जा रहे हैं, तो आपकी विंडो पर स्ट्राइक करेगी और फिर अंदर आ जाती है आपकी, ठीक है। तो मीन्स वैक्यूम में मैक्सिमम है, एयर में कुछ कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां मैक्सिमम स्पीड होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आपको पता है, पिछले हमने पढ़ा था, पिछले जब हमने लिखा था कि जहां पर फास्टर ट्रैवल करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसको हम ऑप्टिकली रेयरर कहेंगे, ठीक है। और जहां लाइट आपकी स्लोवर ट्रैवल करेगी, स्लो चलेगी, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर है ना? ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब, ऑप्टिकली डेंसर होने का मतलब क्या है? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम है, आप ये कह सकते हैं म्यू फॉर वैक्यूम, वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मीडियम आपका जो है वो वैक्यूम है, सेकेंड भी वो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर आप लीजिए, तो एयर में भी पार्टिकल काफी दूर हैं, आप एयर में पता नहीं कितनी दूर की चीज आपको क्लियरली दिखाई देती है ना, तो मीन्स वो भी ऑप्टिकली रेयर है, बट आपके वैक्यूम की बजाय कुछ डेंसर है। मीन्स वैक्यूम की ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बजाय इसकी कुछ ज़्यादा है, तो वो है आपकी 1.0003। अब देखिए 1 के बाद 0003 तक है, तो मीन्स हम जब कई बार वैल्यू पुट करते हैं तो इस 0003 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू कैरी करेगी, ठीक है। और हम इसे अप्रॉक्सीमेट कितना ले लेते हैं? 1 ही ले लेते हैं। क्लियर है? तो हम वैक्यूम या एयर की वैल्यू को क्या लेंगे? सेम लेंगे, 1 लेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अगर निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पुट करना पड़ेगा वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम। अब आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है, वैक्यूम का 1 है, तो स्पीड लगभग क्या रहेगी? सेम रहेगी, और उसे हम स्पीड ऑफ लाइट c से शो करेंगे। c नोटेशन होती है ना स्पीड ऑफ लाइट की, 3 × 10⁸ को हम c लिखते हैं। और नीचे जिस भी मीडियम में दी है, मान लीजिए ग्लास में एंटर कर गई, अब ग्लास में एंटर कर गई तो यहाँ ये जो स्पीड है सेकंड मीडियम में जो स्पीड होगी वो हमें लिखनी पड़ेगी।
अब हमें पता नहीं कितनी है तो हम v से डिनोट कर सकते हैं। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को c/v कह सकते हैं। c/v कब कह सकते हैं? जब आपका फर्स्ट मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम हो, और सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इस केस में अगर फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, एयर या वैक्यूम है, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए? ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे कहा जाए तो हम कहेंगे सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो एब्सोल्यूट होगा इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल ये नहीं कहेगा, सिर्फ कोई वैल्यू निकलवाएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, वो कहेगा व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या तो आपको दे देगा या पूछेगा। तो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बारे में जिक्र हुआ है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ तो c है और यहाँ जो स्पीड होगी वो ग्लास में होगी। ऐसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कह दिया तो यहाँ तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ही होगी, बट यहाँ जो स्पीड है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगी, तो वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोटेशन वन मीडियम सेकंड मीडियम में कैसे दें। तो ये फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम का रेशियो है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ, मीन्स यहाँ जो टॉप में पावर आएगी वो फर्स्ट मीडियम होगी और जो नीचे आएगा वो क्या होगी, सेकंड मीडियम। मीन्स ये इनिशियल मीडियम, ये फाइनल मीडियम है, इसे हम क्या कह सकते हैं, V1/V2। क्लियर है? जिस मीडियम से होकर आई है और जिसके अंदर गई है तो ऊपर से नीचे आपका आ जाएगा। अगर आपकी लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए एयर से ग्लास में है तो A/μg, क्या लिखेंगे, A/μg, और यहाँ आ जाएगा VA/VG। इसका क्या मतलब है, समझ गए होंगे ना। A/μg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या हो गया ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है तो वो VA/VG जाएगा। VG मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम ऐसा सिंबल यूज कर सकते हैं, और कई बार हम ऊपर की बजाय से यहाँ भी लिख देते हैं, मीन्स ऐसा भी लिखा जाता है कई बुक्स में, वो भी गलत नहीं है। डिफरेंट टाइप की नोटेशंस हैं, मीन्स इसको A/μg ऐसे भी लिख सकते हैं, A/μg ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, दो स्पीड्स का रेशियो होता है। ऊपर कौन सी स्पीड आती है, जिसमें आपका जो आपकी लाइट है फर्स्ट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी वो ऊपर आएगी, और बाद में जिसमें एंटर कर गई है वो नीचे आ जाएगी। क्लियर है? तो अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा ऐसे ही। अब ग्लास से अगर वाटर में जा रहा है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो मीन्स जो भी दो मीडियम आप ले रहे हैं उनका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये होगा, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर है 1.3। हम कई बार 1.3 या 4/3 कह देते हैं, और इसे 3/2 भी ले लिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये जब वेलोसिटीज के रेशियो में लिखेंगे तो ये ऐसा होगा, लेकिन अगर हमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही गिवन है तो कैसा होगा वो देखते हैं हम। देखिए अभी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसे हम एक बार राइट डाउन कर लेते हैं साइड में और आगे की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए म्यू, या आप ये कह सकते हैं 1μ2 है वो आपका V1/V2 है। फिलहाल हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब देखिए हमारी प्रोसेस क्या थी, हमारी प्रोसेस थी बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो मीन्स ये आपका मीडियम है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकंड मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट
रिफ्रैक्शन तभी होगा ना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मीडियम है, इसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। अब लाइट ने जहां स्ट्राइक किया वो क्या कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि आपके रिफ्लेक्शन में था, ठीक है। उसके बाद वहां हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, एक नॉर्मल। तो सेम यहाँ भी होगा। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस। इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो, कहां पर हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। अब लाइट बैंड होगी, मींस अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो आपकी लाइट है ना वो कैसे चली जाती, सीधी। क्लियर है। अब इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फर्स्ट मीडियम को हम μ1 कह सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज μ2। क्लियर है क्या। अब μ1 से μ2 में आ रही है तो क्या हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है, हमने डेफिनेशन में लिखा था बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी को कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। तो अब डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि μ1 है वो लेस देन μ2 भी हो सकता है और आपका μ1 है वो ग्रेटर देन μ2 भी हो सकता है। उन दोनों केसेस के लिए ही हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इफ μ1 इज लेस देन μ2, इसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। या हम कह सकते हैं आवर फर्स्ट मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर एंड आवर सेकंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिकली रेयर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली रेयर है और ये ऑप्टिकली क्या है आपका डेंसर है। तो याद रख लीजिए कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करेगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड तो होगी, मींस स्ट्रेट नहीं जा पाएगी, अपना पाथ छोड़ेगी। अब अपना पाथ छोड़कर वो उधर भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है। लेकिन अगर वो रेयर से डेंसर यानी कि कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी या ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आ रही है तो क्या हो जाएगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मीन्स वो कैसे ट्रेवल करेगी, अपने उस पाथ से इस तरफ आ जाएगी जिस तरफ क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कहाँ जाए, रेयर टू डेंसर जाएगी, इट विल बेंड, वो बेंड हो जाएगी, कहाँ बताएंगे। देखिए ये कहाँ बेंड हुई है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो क्लियर है बच्चा ये। अब सेकंड वाला देखते हैं। अब भी हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रे ट्रेवल कर रही है, ये आ गई आपकी रे और ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो आपकी रे का पाथ स्ट्रेट होता, लेकिन अब मीडियम चेंज हो रहा है तो वी हैव टू डू ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका नॉर्मल आ जाएगा बच्चा। ये क्या है, नॉर्मल और इसके बीच जो बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल ये आपकी इंसिडेंट रे थी, जैसा कि हम रिफ्लेक्शन में भी पढ़ रहे थे, इंसिडेंट रे, और ये जो नीचे आ गई है ये क्या कहलाएगी, आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे है। तो ऐसे ही ये आपकी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो जाएगी। ये आपका नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। अब इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ देखिए कहाँ जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि अब की बार जो फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब लेस ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का मतलब रेयर मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मीडियम आपका कैसा है, रेयर, और ये मीडियम आपका कैसा है, डेंसर है। तो इट मींस आवर रे विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, आपकी रे डेंसर से रेयर की तरफ आएगी तो इट विल बेंड, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, व्हेन आवर रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या थी, रेयर टू डेंसर थी, अब की बात कहाँ है, डेंसर टू रेयर है, तो इट विल बेंड, ये बेंड हो जाएगी। अब
पहले वाले पाथ से दूर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है क्या? तो यहाँ जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये होगा रिफ्रैक्टेड रे और आर के बीच का। क्लियर है? आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है उनके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जैसा कि आप उसमें भी पढ़ते थे, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो अब यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं, लाइट ने अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो अपना पाथ चेंज कर लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम चेंज हो और लाइट पाथ चेंज ना करे। देखो सेम मीडियम में चलेगी तो पाथ वैसे ही चेंज नहीं करेगी, अगर सेम मीडियम में पाथ चेंज करती है इसका मतलब रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि सेम मीडियम में तो रिफ्लेक्शन में चेंज होता है, डिफरेंट मीडियम में तो चेंज करेगी। अगर रेयर से डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। लेकिन अब एक केस क्या आता है कि आपका मीडियम चेंज हो रहा है, आपकी लाइट है वो एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है या मीन्स किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और फिर भी क्या कोई ऐसा केस है कि वो बेंड ना हो? तो वो देखिए आप क्या है। तो हम करते हैं बेटा, ये है आपका एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये है आपका दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ये है आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है बेटा, और ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सेकंड मीडियम में ये एंटर करने वाली है तो यहाँ हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि यहीं पर नॉर्मल बन गया। तो अब ये बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, क्योंकि आपकी इंसिडेंस रे और जो नॉर्मल है वो एक ही जगह पर लाइट कर रहे हैं, उनके बीच कोई एंगल नहीं है। ऐसे होता हम एंगल बना लेते हैं, सेम है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं एंगल आई इक्वल टू क्या बना, 0। इस केस में आपकी रे है वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। तो पता चल गया आपको कि आपकी रे कब बेंड नहीं होगी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। मीन्स ये अगर आपका μ1 ग्रेटर देन μ2 है तब भी यही होगा, और अगर आपका μ2 लेस देन μ1 है तब भी ऐसा ही होगा, आपकी रे है वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। क्लियर है? तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, और पाथ चेंज नहीं करेगी तो आप बता सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना बनेगा, वो भी 0 बन जाएगा। ठीक है, पाथ चेंज नहीं करेगी, सीधी आपकी नीचे चली जाएगी। तो ये आपका क्या था, रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन, मीन्स अपने पाथ से चेंज नहीं किया इसने, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले गए। ठीक है, अब देखिए डेविएशन वर्ड अभी मैंने बोला रिफ्रैक्शन है बट डेविएट नहीं होगा ये। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन क्यों है भाई, पाथ तो इसका चेंज ही नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, मीन्स हमारी रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो रे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा कि ये वेव है, लाइट है, वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह से बिहेव करती है ना। तो अगर वेव हम कंसिडर करते हैं तो किसी वेव की कोई एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी वेवलेंथ भी होती है, उसका फेज भी होता है, उसकी स्पीड भी होती है ना, काफ़ी सारे एक्सपेक्ट हैं। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी रे ट्रेवल करती है उस वक्त इसकी इन कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजमेंट आ जाता है और कुछ में नहीं आता। तो अब भले ही इसने यहाँ आने पर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ आने पर इसने स्पीड को चेंज कर लिया। अगर ये रेयर और ये डेंसर था तो रेयर से डेंसर में आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। और अगर ये डेंसर और ये रेयर था तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर स्पीड विल डिक्रीज, और व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर स्पीड विल इंक्रीज, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपसे कोई पूछ भी सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ रिफ्रैक्शन ये है वो है, लेकिन वो एक्चुअली क्यों हो जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाए,
तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन तो रिफ्लेक्शन में भी चेंज हो रही है, तो हमने इसे नाम रिफ्रैक्शन क्यों दिया। तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, देयर इज ए चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंजमेंट आने से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन में स्पीड तो चेंज, ये डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो पाती है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आपकी रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रही है, सरफेस के तो परपेंडिकुलर है ना, लेकिन उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है, तो आप ये कह सकते हैं कि रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस आए या एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 0 होगा, तो उसमें क्या नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा। यहाँ डेविएशन हो रहा है, डेविएट होने का मतलब है अपने ओरिजिनल पाथ से कितना दूर चली गई है। तो यहाँ बता सकते हैं कितना डेविएशन होगा, ओरिजिनल पाथ और ये फाइनल पाथ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम डेविएशन यानी कि डेल्टा, ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। यहाँ भी आपका ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, डेविएशन। तो डेविएशन आप निकाल पाएंगे। डेविएशन कैसे पता चलेगा, अगर हमें आई और आर गिवन है या आई गिवन है तो आर हम निकाल लेंगे, आगे हम स्नेल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार ये देख लीजिए कि आई और आर को हमें पता लगाना है, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, आर अगर पता है तो आपको ये पता है ये लाइन कॉमन है आपकी और ये लाइन कॉमन है, मीन्स दोनों तरफ, तो ये जो टोटल एंगल है ना ये आपका आई के बराबर होगा। अब टोटल तो आई के इक्वल है, लेकिन उसमें से मैं आर को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपकी रे है वो रेयर से डेंसर जा रही है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ ये टोटल एंगल कौन सा आई के इक्वल है, ये कंप्लीट वाला आई के इक्वल है। ठीक है, और आपका आर है, कंप्लीट वाला कौन सा आई के इक्वल है, देखो ये वाला, ये जो छोटा है ये, वन मिनट, हाँ ये था इसका ओरिजिनल पाथ बेटा, ये था विदाउट डेविएशन और ये है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्रैक्शन है वो तो ये पूरा बड़ा एंगल बन रहा है, लेकिन जो ये एंगल बनेगा ना नॉर्मल और पहले वाले पाथ के लिए, ये नॉर्मल और पहले वाला वो आपका आई ही बनेगा। तो अब डेल्टा निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो आपका आर है ना, आर तो है पूरा बड़ा वाला एंगल और डेल्टा है ये वाला, तो हम इस पूरे आर में से आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा। मीन्स इस केस में अगर हमें डेल्टा निकालना है तो यहाँ तो डेल्टा आ जाएगा आई माइनस आर। क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और रिफ्रैक्शन छोटा है, ये हमेशा ट्रू रहेगा बेटा। रेयर में जो एंगल बनेगा रेयर की तरफ, वो चाहे इंसिडेंस एंगल हो या रिफ्रैक्शन का एंगल हो, वो हमेशा स्मॉलर होगा देन हमेशा लार्जर होगा देन द डेंसर मीडियम। तो यहाँ रेयर में इंसिडेंस बना है ये लार्जर है और रिफ्रैक्शन है वो स्मॉलर है। यहाँ आप देखेंगे कि इसे हमने रेयर माना था और इसे हमने क्या कहा था, डेंसर कहा था। तो यहाँ रेयर की तरफ एंगल जो बना है वो बड़ा है, रिफ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ अगर मुझे डेल्टा निकालना है तो रिफ्रैक्शन में से इंसिडेंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस आपको पता चलेगा। ठीक है, अब एक चीज और है, एक केस और है कि आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ट्रैवल कर रही है लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही, वो कब, अब मान लीजिए कि ये एक मीडियम है, ये आपका दूसरा मीडियम है और आपकी रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है और वो सीधी चली गई, उसमें कोई डेविएशन नहीं आया। मीन्स मीडियम तो चेंज हुआ है, ये μ1 है ये μ2 है और वो परपेंडिकुलर नहीं थी तब भी सीधी चली गई, कोई चेंजमेंट नहीं आया। ये सिर्फ कब हो सकता है, ये सिर्फ जब हो सकता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक मान लीजिए NaCl है एक HCl है, लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है सेम हो। तो अगर एक सॉल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना दूसरे का है तो रे अपना स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी कि वो डेविएट नहीं होगी। ठीक है, तो या तो आप क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो या ऑप्टिकल डेंसिटीज सेम हो, तो आपकी लाइट है वो किसी भी एंगल से डाली जाए अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है
तो लाइट को हम कैसे डालें, परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे ऐसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट उसमें क्या था याद कीजिए, रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये था डायग्राम वहां, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। इसमें जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे। क्या यहां भी वैसा ही हो रहा है? आप देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all will lie on same plane at the point of incidence। ये point of incidence है, यहाँ सारे एक ही plane में है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे थी वैसे थी, हमने वैसे डायग्राम ऐसा बना रखा है, 3D में नहीं है, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल लाई, सारी लाई करेंगे किसमें, सेम, लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट आपका क्या हो गया कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। और सेकंड है कुछ इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा था जो आगे सारे न्यूमेरिकल उस पर डिपेंड होंगे और उसे हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के नाम से, ठीक है। तो सेकंड आपका जो रूल है स्नेल्स लॉ है, वहां सेकंड क्या था पहले वो याद कीजिए आप। रिफ्लेक्शन में सेकंड क्या था, रिफ्लेक्शन में सेकंड था एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मीन्स ये भी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, लेकिन यहाँ आपने देखा कि वो ऑलवेज इक्वल नहीं होंगे, है ना। कभी इंसिडेंस बड़ा है, रिफ्रैक्शन छोटा है, कभी इंसिडेंस छोटा है और रिफ्रैक्शन बड़ा है, जैसा कि इस केस में हम देख रहे हैं। वो मीडियम पे डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन जैसे हम, चलिए हम यहाँ ड्रॉ करते हैं बेटा, इसे हटा देते हैं। आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास दो मीडियम है, ठीक है, ये जैसे है, मैं सेपरेट कर देती हूँ इस लाइन से। कंसीडर कीजिए दो मीडियम है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड मीडियम है, ठीक है। यहाँ लाइट रे इंसिडेंट की ऐसे आपने, ठीक है, ये नॉर्मल डला। मान लीजिए बेशक से इनमें से कोई एक रेयर है, कोई एक डेंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पे, चाहे आप इसे रेयर करें इसे या इसे रेयर करें। अब आपको पता है रेयर से डेंसर में है तो ये इसका ओरिजिनल पाथ तो था ये सीधा ऐसे ट्रेवल करती है, बट मीडियम चेंज हो जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब ये इसका पाथ आ गया, ये आपका आई है, ये आपका आर है, ठीक है। इसी मीडियम पर मैंने एक रे और स्ट्राइक की है और वो ये है। अब इसका ओरिजिनल पाथ ये था बेटा, तो पहले तो आप ये देखिए, ये आई कहेंगे इसे, अब बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल तो इसे आर कहेंगे। दो अलग अलग केस है, मैं इसे I1 R1 कह सकती हूँ और इसे मैं I2 और R2 कह सकती हूँ। क्लियर है? तो इस केसेस में आपको एक डिफरेंस तो ये नजर आ रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का अलग अलग मैंने लिया है। इसमें लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसमें स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके साथ साथ नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी लार्जर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा है। स्मॉलर, अगर मैंने इंसिडेंस के एंगल को कम कर दिया तो आपका रिफ्रैक्शन का जो एंगल था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। मींस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे वहां रिलेशन तो क्या था, इक्वल ही होंगे, यहाँ इक्वल नहीं है बट देयर इज सम रिलेशनशिप, कोई रिलेशन है। तो एक्सपेरिमेंटली बहुत बार इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस ली गई और एक कंक्लूजन निकला। क्या निकला वो देखिए, क्या था कि साइन कोसेक तो हमने पढ़े ही हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस जो यहाँ एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री, क्लियर है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या शुरू में हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
में तो ये पता चला कि आई बड़ा है तो आर बड़ा है, आई छोटा है तो आर छोटा है, तो ये क्या हो गए प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश की गई तो साइन फैक्टर ले लिया गया। ठीक है, तो ये साइन ऑफ आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर था। अब आपको पता है वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर रिमूविंग सम प्रोपोर्शनलिटी, तो हम क्या करेंगे, हम कोई कांस्टेंट रख देंगे, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को नाम दिया गया म्यू। ठीक है, और ये आ गया साइन आर। अब आर को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। इस म्यू के बारे में थोड़ी देर पहले हम पढ़ भी चुके हैं। ये म्यू क्या था, एक कांस्टेंट था जो क्या बताता था, ऑप्टिकल डेंसिटीज के बारे में बताता था कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि रेशियो ऑफ, अब यहाँ रेशियो आ गया ना, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या हो गया, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ इंसिडेंस का रेशियो विद किसके साथ, साइन ऑफ आर, रेशियो है साइन आई का साइन आर के साथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा और किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कांस्टेंट होगा। आप इसे ओनली के कह सकते हैं, लेकिन इस के की वैल्यू बार बार किसके इक्वल आ रही थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आ रही थी, इसलिए के को रिप्लेस करके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो एफ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, तो ये था आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो आप इस म्यू को साइन आई बाय साइन आर भी कह सकते हैं, इस म्यू को v1 बाय v2 भी कह सकते हैं। एक चीज और है, अभी हम देख रहे थे कि अलग अलग मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है उनके, म्यू1 म्यू2। तो आपका जो ये म्यू है, मान लीजिए अब हम यही ले रहे हैं तो इसे आप लिखेंगे 1 म्यू2, तो 1 म्यू2 को हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। एक बार हमने ये भी सीख लिया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो भी होता है क्या, अब आपको पता है म्यू1 ओनली हम ले रहे हैं तो हम उसे कहेंगे c बाय v1। ठीक है, म्यू1 का मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फर्स्ट का निकालेंगे तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एयर या आपका वैक्यूम निकालना पड़ेगा, तो c बाय v1 आ जाएगा। ऐसे ही म्यू2 हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, c बाय v2 आ जाएगा। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है c से c कैंसिल हो जाएगा और v2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसे आप क्या कहेंगे, v2 बाय v1। अब v2 बाय v1 है वो म्यू1 बाय म्यू2 है और हमें पुट करना है v1 बाय v2 को, मीन्स इसको रेसिप्रोकल करके पुट करना है। तो अगर मैं इसे v1 बाय v2 करूंगी तो इसे भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और ये म्यू2 बाय क्या बन जाएगा, म्यू1 बन जाएगा। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, म्यू2 बाय म्यू1। क्लियर है, हम 1 म्यू2 को v1 बाय v2, साइन आई बाय साइन आर और म्यू2 बाय म्यू1 कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है, अगर यहाँ वाटर और यहाँ ग्लास हो तो आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर यहाँ एयर से ग्लास जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, और आई होप अच्छे से समझ आया होगा इससे रिलेटेड। हाँ, हम कुछ क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ ये कह रहे थे कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजमेंट आ जाएगा जब आपकी रे या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो एक तो हमें पता चल गया कि स्पीड में चेंजमेंट आता है, स्पीड में चेंजमेंट आता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट में स्पीड जो है डिवाइडेड बाय सेकेंड में, और ऑप्टिकल डेंसिटीज का चेंजमेंट आता है तो ये म्यू2 बाय म्यू1 हो गया। साथ ही वेवलेंथ का चेंजमेंट आता है, तो वेवलेंथ क्या आएगा आपका, λ1 बाय λ2। फ्रीक्वेंसी में चेंजमेंट नहीं आता क्योंकि फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड करती है।
तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ है वो वेलोसिटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होगी, वेलोसिटी जिसमें ज़्यादा होगी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी जिसमें कम होगी वेवलेंथ भी कम होगी। तो इसके बारे में अच्छे से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर लेके आएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और फिर उसके साथ ही हम लेके आएंगे कि ग्लास स्लैब के थ्रू हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो पोजीशन है वो शिफ्ट होती है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी वाटर फिल्ड कंटेनर में आपने कुछ डाल दिया, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो एक्चुअली जहाँ है आपको उसकी बजाय कुछ रेज्ड अप दिखाई देता है, तो इसको हम रियल डेप्थ या एपेरेंट डेप्थ कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।